हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना तीसरा चैप्टर। और ये चैप्टर है जिसके मैंने पहले भी आपको बताया हुआ था कि जिसमें हम लोग रिकॉर्डिंग की बात करेंगे, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, जो भी हमारे लेन देन हो रहे हैं उनका अभिलेखन कैसे किया जाएगा। और ये इसमें पहला अध्याय है। तो एकदम बेसिक, एकदम स्टार्टिंग से हम लोग बात शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है कि लेखांकन की प्रक्रिया में हर स्टेप में क्या क्या हो रहा होता है उसकी बात की जाएगी। और सबसे पहले आता क्या है, हमारे पास आता है सोर्स डॉक्यूमेंट। क्या होता है सोर्स डॉक्यूमेंट, ये समझिए। स्रोत प्रलेख बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? स्रोत प्रलेख। क्या होता है, जैसे समझ लीजिए, आप वही उदाहरण किताब में है, सीधे उसी को देख लेते हैं। मान लीजिए आपने कक्षा 10 में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आपके बड़े अच्छे मार्क्स आए, और उसके बाद से आपके पिताजी ने आपको वादा किया कि अगर आप कक्षा 10 में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे तो वो आपके घर में कंप्यूटर लेकर के आएंगे। तो वो आपको ले जाते हैं बाजार, वहां पे लेकर के आते हैं कंप्यूटर। तो जब वो कंप्यूटर लेकर के आते हैं तो लेन देन हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है? एक सौदा हो रहा होता है। सौदा है, लेन देन है, ट्रांजेक्शन है, एक ही मतलब है। अब होता क्या उसमें कि आपके पिताजी ने पैसे दिए 25,000 रुपए और उनको मिल गया कंप्यूटर। तो क्या हुआ है, दिया क्या उन्होंने? पैसे, और लिया क्या है? कंप्यूटर। दो एस्पेक्ट्स हो गए, है ना। तो अब इस तरह की जब कोई भी घटना हो रही होती है जिसको हम एक सौदा बोल सकते हैं, उसमें क्या होता है, दो चीजें छिपी हुई होती हैं। लेन भी छिपा हुआ है, देन भी छिपा है, इसलिए सौदे को लेन देन भी बोलते हैं। और लेन देन हुआ है या नहीं हुआ है, कितने में हुआ है, उसकी क्या वैल्यू रही है, इसके लिए हमारे पास क्या होता है, एक प्रमाण होता है। प्रमाण क्या हो सकता है? जो भी आपका कैश मेमो था वो हो सकता है, इनवॉइस हो सकता है ना, कोई भी ऐसी चीज चेक हो सकती है जहां से आपको समझ में आ रहा है कि ट्रांजैक्शन किस दिन हुआ, कितने रुपए का हुआ। तो एक प्रमाण आपके पास होता है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? स्रोत प्रलेख। स्रोत प्रलेख का क्या मतलब हुआ कि वो चीज, जैसे हम लोग कैश, कोई भी जो ट्रांजैक्शन हो रहा है ना, कैश मेमो है, जिसकी वजह से हम समझ पा रहे हैं कि ये ट्रांजैक्शन हुआ था, तो वो हमारी सोर्स हो गया, सोर्स डॉक्यूमेंट हो गया। क्या हो गया? सोर्स डॉक्यूमेंट। और कभी कभी ऐसा होता है ना यार कि सोर्स डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं होता है। कब नहीं हो सकता? जैसे कोई बहुत छोटा सा खर्चा हुआ, मान लीजिए आपको अपना बिजनेस चलाने के लिए पेंसिल्स की जरूरत पड़ गई, तो आपने जाकर के एक डिब्बा पेंसिल खरीद लिया। अब वो पेंसिल खरीद के लेकर के आए तो जरूरी नहीं कि उसकी पर्ची मिली हो, कोई रसीद हो। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, उससे भी बड़ा खर्चा हो सकता है। बिजनेस चल रहा है, पानी की जरूरत है, पानी की मोटर खराब हो गई, अब मोटर को आपने मैकेनिक को बुलाया काम करने के लिए, तो वो आपको बिल बना करके तो दे नहीं रहा है, छोटा सा अपना मैकेनिक है। तो वहां पर भी आप क्या कर सकते हो, आप बिल बनाते हो खुद से, उसके लिए एक स्रोत प्रलेख बना रहे होते हो। क्या बना रहे होते हो? वाउचर बोलते हैं जिसको हम लोग। तो क्या हो जाता है, या तो में स्रोत प्रलेख मिल जाएगा, जैसे कि कंप्यूटर वाले उदाहरण में है, लेकिन पानी की मोटर खराब हो गई, उसको ठीक कराया, तो वहां पर हमें क्या हो रहा है कि कोई स्रोत प्रलेख मिल नहीं रहा। क्या हो रहा है? स्रोत प्रलेख मिल नहीं रहा। तो ऐसे में हमें इनका निर्माण करना होगा। और इनका निर्माण कैसे किया जाएगा, किस किस प्रकार के होते हैं, इन सब की हम बात करेंगे। लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि अगर हम किसी भी तरह के सौदे का अभिलेखन करेंगे अपनी लेजर्स में या अपने जर्नल में, जर्नल को हम लोग क्या बोलते हैं? रोजनामचे। तो या तो आप रोजनामचे में कर रहे हो, इसी को हम लोग बोलते हैं जर्नल। बहुत ही कॉमन शब्द है इंग्लिश में और इसको ही हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, इसलिए आप लोग इसको भी समझ जाइए। क्या होता है? जर्नल। ऐसे ही दूसरा शब्द जो है खाता बही, इसको हम लोग बोलते हैं लेजर। क्या बोलते हैं? लेजर्स। तो लेजर में एंट्री होती है, लेकिन उसके पहले जर्नल में एंट्री होती है, जो पहली एंट्री हो रही है, जहां पर भी आप अभिलेखन कर रहे हैं। लेकिन वो किस आधार पर होगी? सोर्स के आधार पर होगी। सोर्स क्या था? स्रोत प्रलेख क्या था? और स्रोत प्रलेख अगर नहीं है तो उसको पहले बनाना पड़ेगा। और वो बनाएंगे कैसे, किस प्रकार के होते हैं, वो हम देखेंगे। लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि सबसे पहले हमारे पास स्रोत प्रलेख होगा या हम उसको बनाएंगे, उसके बाद हम उसका अभिलेखन करेंगे। कहां पर? जो प्रारंभिक प्रविष्टि की मूल पुस्तक होती है, सबसे पहले जहां पर आप ट्रांजैक्शन की एंट्री कर रहे होते हैं, वो होता है हमारा जर्नल। क्या होता है? जर्नल। उसी को हिंदी में बोल देते हैं रोजनामचे। और आपने जब जर्नल में एंट्री कर दी, उसके बाद से अलग अलग खाते हैं, रोकड़ खाता है, उसके बाद से किसी भी तरह की परिसंपत्ति का खाता है, कुछ भी हो सकता है। ये जो भी खाते हैं, उन खातों की पूरी पुस्तक मिलाकर के बोलते हैं लेजर। उसी को हम लोग बोलते हैं खाता बही। तो खाता बही में किस किस खाते में एंट्री होगी, ये हमको देखना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कंप्यूटर वाला, उसमें क्या हो रहा है, रुपए आपके हो गए कम। ठीक है, मान लीजिए आपके पिताजी के नजरिए से अकाउंट बनाया जाए तो वो क्या करेंगे, अपना कैश कर देंगे कम, नकद हो गया कम, तो वो एक खाता घट गया। दूसरे में क्या हो गया, उनको मिल गया कंप्यूटर, तो एक तरफ परिसंपत्ति बढ़ गई। तो इस तरह की एंट्रीज हो रही होंगी। तो कम से कम दो खाते प्रभावित होते हैं। पुराने चैप्टर याद करिए, द्विपक्षीय होता है। और वो द्विपक्षीय कैसे होता है? डुअल एंट्री सिस्टम है हमारा, द्विअंकन प्रणाली है। वो कैसे हो रही है? कम से कम दो खातों को डिस्टर्ब किया जाएगा, कम से कम दो खातों में परिवर्तन आएगा। और वो कहां पर हो रहा है? हमारी हस्तांतरण जो है खातों
खातों की, किस तरह के खातों की, अलग अलग खाते हैं, ये खाता वो खाता, जितने भी तरह के खाते हैं उन खातों की जो पुस्तक उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेजर, खाता बही, उसमें हम लोग एंट्री कर देते हैं। तो किस किस तरह के वाउचर्स होते हैं आपको देखिए उसका उदाहरण है। सबसे पहले तो समझ लीजिए जो वाउचर हम लोग बना रहे हैं ना उसका कोई सेट पैटर्न नहीं होता, उसमें दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो यह इंपॉर्टेंट है कि किस तारीख को हुआ, काल क्रमानुसार में बनाना होता है। काल क्रमानुसार समझ रहे हैं कि पहले कौन सा हुआ, उसके बाद से क्या चीज खरीदी गई, उसके बाद से क्या हुआ, उसके बाद से क्या हुआ, तो टाइम लिखा होना चाहिए। एक तो ये चीज जरूरी है। किस कंपनी, कौन सी कंपनी बना रही है उसका नाम हम लोग ऊपर लिख देते हैं, वो तो एकदम ही जनरल चीज हो गई। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि टाइम आपको लिखना चाहिए। फिर आपको यह भी लिखना चाहिए कि कितना अमाउंट का ट्रांजैक्शन हुआ और क्रेडिट हुआ है या डेबिट हुआ है, नाम पक्ष में किस खाते में जा रहा है, जमा पक्ष में किस खाते में जा रहा है। तो ये दो तीन चीजें ही हैं। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि इसका जो प्रारूप है वो पूरी तरह से फिक्स्ड है, ऐसा नहीं होता। बाकी अभी हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तब खातों की बात करेंगे, कौन सी चीज नाम पक्ष में आएगी, कौन सी चीज जमा पक्ष में आएगी, वो फिक्स्ड है, वो निश्चित है। लेकिन वाउचर बनाने में कुछ ऐसा निश्चित नहीं है। क्यों भी निश्चित नहीं है ऐसा सोच सकते हो, क्योंकि यार अगर हमें वाउचर बनाने की जरूरत ही नहीं है, कब नहीं है जरूरत है, जब हमारे पास पहले से ही कोई स्रोत प्रलेख है। तो स्रोत प्रलेख तो बहुत सारे तरह के हो सकते हैं, चेक हो सकती है, कैश मेमो हो सकता है, इनवॉइस हो सकता है, कुछ और हो सकता है। तो उन सब का प्रकार पहले से ही अलग अलग है। तो जब हम वाउचर बना रहे हैं तो एक तरह का सिर्फ अपना ये दिखा रहे हैं कि हमारे पास कोई प्रूफ है जहां से आप सत्यापन कर पाओ, तो उसका एक फिक्स कोई प्रारूप होने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन उसमें भी कुछ अलग अलग तरह के प्रकार आते हैं, ठीक है, कि कभी एक ही खाता प्रभावित हो रहा है, कभी एक से ज्यादा हो रहा है, कभी क्रेडिट कई में हो रहा है, डेबिट एक ही में हो रहा है, कभी ऐसा हो रहा है क्रेडिट भी कई में हो रहा है और डेबिट भी कई में हो रहा है। तो वो सारी चीजें कैसे होती है अभी देखते हैं इसी वीडियो में। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या करनी है, इसके लेखांकन प्रमाणक बनाने की तैयारी करनी है और इसका वर्गीकरण करते हैं। तो इसका वर्गीकरण होता है कुछ तीन चार तरह से। एक तो होता है सौदा प्रमाणक। सौदा प्रमाणक क्या होता है भाई, देखिए बहुत ही आसान है। एक कोई अकाउंट है जिसमें नाम पक्ष में चीजें गई और एक कोई ऐसा खाता है जिसमें जमा पक्ष में गया, यानी कि कुल मिलाकर के दो ही खाते हो रहे हैं प्रभावित, एक नाम पक्ष का एक जमा पक्ष का। तो इसको हम लोग बोल देते हैं सौदा प्रमाणक या फिर ट्रांजैक्शन वाउचर। सबसे आसानी होता है। दूसरा कैसा होता है, दूसरा होता है डेबिट वाउचर। डेबिट मतलब नाम प्रमाणक। अब नाम प्रमाणक में क्या होता है, नाम प्रमाणक में समझिए कि कई ऐसे खाते होंगे जिनके नाम पक्ष में प्रविष्टि हो रही होगी, लेकिन जो जमा पक्ष में प्रविष्टि हो रही होगी केवल एक ही में हो रही होगी। तो जब कई नाम पक्ष हैं और एक जमा पक्ष है तो उसको हम लोग बोलते हैं नाम प्रमाणक। ठीक ऐसे ही उल्टा हो जाएगा, जब बहुत सारे जमा पक्ष में प्रविष्टि हो रही होगी और नाम पक्ष में एक ही जगह पर प्रविष्टि हो रही होगी तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको हम लोग बोल देंगे जमा प्रमाणक। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस होंगे, कुछ ऐसे लेन देन होंगे जिसमें कई नाम पक्ष, बहुत सारे खातों के नाम पक्ष में प्रविष्टि हो रही होगी और बहुत सारे खातों के जमा पक्ष में, तो उसको हम लोग बोल देते हैं कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स समझते हैं, जटिल प्रमाणक। तो देखिए ये तीनों मैंने आपको बताया। अभी इसका क्या प्रकार है, कैसे बनाया जाता है वो देखते हैं। तो देखिए ये सौदा प्रमाणक है, सबसे सिंपल यही होता है भाई। इसमें क्या है आपका, सबसे पहले देखिए जब भी हम लोग वाउचर बना रहे होते हैं ना, तो वाउचर में ऊपर ये नहीं लिखते हैं, सौदा प्रमाणक नॉर्मली लिखा नहीं जाता, उसमें ट्रांजैक्शन वाउचर नहीं लिखा होगा। उसमें क्या लिखा होगा, उसमें सबसे ऊपर फर्म का नाम होगा। तो यहां से स्टार्टिंग होगी हमारी। जो ऊपर दे रखा है वो तो हमें पढ़ाने के लिए बता रखा है कि वो सौदा प्रमाणक है, लेकिन आप समझिए कि होगा क्या वास्तव में, सबसे ऊपर फर्म का नाम होगा। फर्म के बाद दूसरी चीज आती है, हमें पता था कि जब भी प्रमाणक बनाते हैं तो उनको एक ऑर्डर में बनाते हैं, तो उनकी एक क्रम संख्या होती है। तो दूसरी चीज आ जाती है हमारे पास प्रमाणक संख्या हो। अच्छा, फिर उसके बाद हमें ये भी पता हो कि किस दिन ट्रांजैक्शन हुआ था। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, एक तो हुआ कि मान लीजिए आज से 3 दिन पहले ट्रांजैक्शन हुआ और आज मैं उसका वाउचर बना रहा हूं, आज मैं उसका प्रमाणक बना रहा हूं, तो आज की डेट डाली जाए या उस दिन की डाली जाए। तो हमेशा वो डेट डालते हैं, वो तारीख डाल दी जाती है, वो तिथि डाली जाती है जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ, जिस दिन लेन देन हुआ। ठीक है, उसको आप रिकॉर्ड कब कर रहे हो, उसका अभिलेखन कर रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो उसके बाद हमें तिथि डालना भी जरूरी है, क्योंकि तभी हम लोग काल क्रमानुसार उसको अरेंज कर पाएंगे, उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रख पाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है कि कौन सा नाम खाता प्रभावित हुआ, क्योंकि हमें पता है सौदा प्रमाणक में एक ही नाम खाता प्रभावित हो रहा है और एक ही आपका जमा खाता प्रभावित हो रहा है। तो नाम खाता कौन सा, उसका नाम लिख देना है, जमा खाता कौन सा, उसका नाम लिख देना है। और निश्चित रूप से कोई भी ट्रांजैक्शन, तो राशि जब एक ही है तो नाम पक्ष में भी उतनी राशि जाएगी, जमा पक्ष में भी उतनी राशि जाएगी, खाते अलग अलग होंगे। तो यहाँ पर हमें राशि कितनी जाएगी वो हम अलग से लिख देंगे। और फिर आती है इंपॉर्टेंट चीज जिसको हम लोग बोलते हैं विवरण। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या है, क्या हुआ था वास्तव में, कौन सी चीज के लिए खरीदा गया, तो उसका हमें क्या करना होता है, उसका हमें विवरण देना होता है। तो ये हो जाएगा हमारा प्रमाणक बन जाएगा। अब इसमें क्या आता है, हम लोग आमतौर पर प्रमाणक में नीचे की तरफ दाहिने हाथ पर उसका नाम लिखते हैं जिसने बनाया होता है, तो वो अपना साइन कर देता है, सिग्नेचर कर देता है, हस्ताक्षर कर देता है। और जो उसका अनुमोदन करता है, जो उसको अप्रूव करता है, उसका क्या करते हैं हम लोग, बाईं तरफ उसको हस्ताक्षर ले लेते हैं, उनका नाम लिखवा लेते हैं और दाईं तरफ उसका जिन्होंने बनाया था। तो ये एक बेसिक तरीका है।
अब आप समझ जाइए कि कोई भी वाउचर बनाने का कोई स्टैंडर्ड तरीका होता नहीं है। आपकी क्या आवश्यकताएं हैं, आपके काम करने की किस तरह का नेचर है, प्रकृति क्या है आपके काम की, क्या आपके लिए सुविधाजनक है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। ठीक है, तो अब हम लोगों ने सौदा प्रमाणक देखी, आप देख लेते हैं नाम प्रमाणक और जमा प्रमाणक दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक बार नाम पक्ष बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो नाम प्रमाणक बोल दिया, और जिस बार जमा पक्ष बहुत सारे होंगे अलग अलग खातों के लिए, उस टाइम हम क्या बोल देंगे उसको, उस टाइम हम उसको बोल देंगे जमा प्रमाणक। तो देखिए इसमें भी सबसे पहले आएगा हमारा फर्म का नाम, फर्म के बाद प्रमाणक संख्या क्या है, उसके बाद से तिथि क्या है, फिर जमा खाता क्यों। अब देखिए नाम यहां पर है, इसका क्या, ये नाम प्रमाणक का उदाहरण है, लेकिन सबसे पहले हम लिखेंगे जमा खाता। आप समझ जाओ क्यों लिखेंगे जमा खाता, क्योंकि नाम प्रमाणक जब है तो बहुत सारे खातों का नाम पक्ष प्रभावित हो रहा है, तो वो तो डिटेल्स हम अपनी टेबल में बना देंगे, नीचे जो हमारी सारणी उसमें आ जाएगी। लेकिन जो खाता है वो एक ही ऐसा खाता है जहां पर जमा पक्ष में एंट्री हो रही है, प्रविष्टि एक ही जगह पर हो रही है जमा पक्ष में, तो हम उसको ऊपर ही मेंशन कर देते हैं। तो आप ये कंफ्यूज मत होना, आप समझ जाना कि नाम प्रमाणक है तो उसमें जमा पक्ष पहले लिख दिया जाएगा एक ही बार। क्यों, क्योंकि नाम पक्ष वालों की तो सारे की हम सारणी बना ही रहे हैं। तो अब ये जमा पक्ष भी हो गया। फिर राशि, राशि में जो जमा पक्ष की कुल राशि होगी वो आप यहाँ पे लिख दोगे। क्यों, क्योंकि नाम पक्ष वालों में सबकी राशियां मिला करके कुल जमा पक्ष की जो राशि थी उसी के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जमा पक्ष का नाम लिखा, राशि लिख दी, राशि है वो टोटल राशि है जिसका ट्रांजैक्शन और जिसका लेन देन हुआ। अब ये लेन देन टूट करके जा रहा है किसमें, जो हमारे ऐसे खाते जहां पर नाम पक्ष में एंट्री हो रही है। तो अब हम उनका फिर से नाम करना स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले क्रम संख्या लिखेंगे। क्रम संख्या क्यों, क्योंकि हमारी जो भी एंट्री हो रही है उसमें हम किस खाते की बात कर रहे हैं। फिर कोड संख्या आ जाएगी, खाते का नाम आ जाएगा, और ये राशि वो राशि होगी जो उस पर्टिकुलर खाते से संबंधित होगी। फिर उसका हम विवरण दे देंगे। तो जैसा ऊपर फॉर्मेट था वैसा ही हो गया, बस इसमें दो तीन चीजें थोड़ी सी बदल गई हैं। और फिर बनाने वाले का फिर से दाहिनी साइड पर आ गया, और जो अनुमोदन करेगा उसका नाम और हस्ताक्षर किस तरफ आ जाएगा, बाईं साइड पर नीचे की ओर। तो ये हो गया। अब ये आप ध्यान रखिए, इसमें क्या था, ये नाम प्रमाणक था जिसमें हम लोगों ने पहले जमा खाता लिखा था। एग्जैक्टली ऐसा ही बनेगा हमारा क्या, जमा प्रमाणक। जमा प्रमाणक देखिए, अब जमा प्रमाणक में प्रमाणक संख्या, तिथि, सब कुछ वैसा ही है, बस यहाँ पे नाम खाता आ जाएगा जो आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा। और फर्म का नाम तो हमें पता ही है कि सबसे ऊपर लिखना ही होता है। और उसके बाद जमा खाते कौन कौन से होंगे और किस खाते में कितनी राशि हुई है उसको भी हम लोग लिखना स्टार्ट कर देंगे, फिर उसका विवरण दे देंगे। एग्जैक्टली वैसी चीज है, तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा, इसमें भी कोई चीज घबराने की बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब हम लोग बात करते हैं किसकी, जटिल प्रमाणक की। जटिल प्रमाणक ऐसा होता है जिसमें कोई ऐसा लेन देन हुआ जिससे बहुत सारे खातों में नाम पक्ष में प्रविष्टियां हो रही हैं और बहुत सारे खातों में जमा पक्ष में प्रविष्टियां हो रही हैं, तो वो हमारा हो जाता है जटिल प्रमाणक। तो वो कैसे बनेगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जब आपने इतना समझ लिया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जटिल प्रमाणक को ही रोजनामचा यानी कि जर्नल वाउचर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जर्नल वाउचर भी बोलते हैं। तो आपको अगर रोजनामचा प्रमाणक या फिर जटिल प्रमाणक दिखाई पड़े तो कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है, एक ही का नाम है। अब क्या हो जाता है, प्रमाणक संख्या हम ऊपर लिखेंगे और तिथि लिखेंगे, सबसे पहले ये चीज आ जाएगी। और फर्म का नाम तो आपको पता ही है कि सबसे ऊपर लिखा जाता है। अब क्या आ जाएगा, अब आपकी जो भी नाम पक्षी प्रविष्टियां हैं वो आप लिख देंगे एक साथ। तो खाता कौन कौन सा खाता है जिसमें नाम पक्ष में प्रविष्टियां हो रही हैं, फिर राशि कितनी कितनी है उन नाम पक्ष में, और उसके बाद से आप उनका विवरण दे देंगे। ऐसे ही आप जमा पक्षी प्रविष्टियां लिख देंगे, खाते का नाम और क्रम संख्या कोड संख्या तो आपको पता ही है, सीधा सीधा यहाँ पर भर देते हैं। फिर कितने, अब जैसे यहाँ पर इन्होंने 3 बना रखे हैं, जरूरी नहीं है कि 3 ही हो सकता है कि 3 से ज्यादा नाम पक्ष में प्रविष्टियां हुई हैं और जमा पक्ष में उतनी प्रविष्टियां नहीं हुई हैं, तो हो सकता है वहां पर 3 ही खाते डिस्टर्ब हुए। और यहाँ पर क्या मान सकते हैं, यहाँ पर ये मान सकते हैं कि नाम पक्ष में हो सकता है ज्यादा हो, तो इन्होंने तो 3 और 3 बना दिया है। जरूरी नहीं है कि आपको 3 ही ऐसी एंट्रीज करनी हो, ठीक है। तो इससे भी ये तो बहुत ही बचकानी बात है कि आप ऐसा समझ जाओ कि वो सारणी बना दी है, प्रारूप दे दिया है। अब ये प्रारूप भी कोई रिजिड नहीं है, रिजिड मतलब बहुत दृढ़ता नहीं है, आप चाहो तो अपनी कंपनी के अपनी आवश्यकता के अनुसार इसको बदल सकते हो। अच्छा, अब ये सारी चीजें हो गई। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कब, जब हम लोग को इसको बनाने की जरूरत पड़ती है और कब तक इसको बना करके रखना चाहिए। तो देखिए, हमारा जो भी व्यवसाय है उसकी ऑडिटिंग होती है। क्या होती है, ऑडिटिंग। ऑडिटिंग समझते हैं, उसका अंकेक्षण। तो जब तक हमारे फर्म के अकाउंट्स की ऑडिटिंग ना हो जाए तब तक हमें वाउचर्स को संभाल के रखना पड़ता है। जब तक हमारे फर्म्स के जो भी टैक्सेस हैं उसका मूल्यांकन ठीक से ना हो जाए और उसकी ऑडिटिंग ना हो जाए तब तक हम उसको संभाल करके रखेंगे। क्यों, क्योंकि हमें दिखाना पड़ता है कि भाई देखो ये हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट है, स्रोत तो यही है रिकॉर्डिंग का। अगर ये नहीं है तो आप कोई एंट्री कैसे कर पाओगे। इसलिए आपको तब तक, जब तक एक बार हमने सब कुछ देख लिया कि हाँ सारी चीजें ठीक है, हमारा टाइम पीरियड खत्म हो गया, उसके बाद फिर हम इनको हटा सकते हैं। उससे पहले हमें संभाल के रखना पड़ेगा। और अब अगर हमें इन्हें संभाल के रखना है तो निश्चित रूप से जो कागज पर हम इसको प्रिंट करेंगे वो कागज अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। तो ये भी बहुत ही बेसिक बात है। तो इसलिए पहली चीज आ जाती है कि जिस कागज पर लिखा हो वो अच्छे किस्म का कागज हो। ठीक, दूसरी बात क्या होती है
कि सबसे ऊपर फर्म का नाम लिखा हो। अच्छा, ये भी हम बात कर चुके हैं। फिर क्या आता है कि जो तिथि है उसके सामने लेन देन की तिथि लिखी जाएगी, ना कि जिस दिन उसका अभिलेखन किया जा रहा है। आ रही बात समझ में? और फिर प्रमाणित संख्या जो है वो क्रमबद्ध होनी चाहिए, संख्याबद्ध होनी चाहिए। अब इसका क्या मतलब है कि हमें पता है कि हमें एक उसके क्रमानुसार लगाना होता है। तो क्रमानुसार आप तब लगा पाओगे जो आप बताओगे कि हाँ ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, या चौथा था। अलग अलग तरह से लोग एंट्री करते हैं, AA1, AA2, AA3, इस तरह से भी करते हैं। तो वो आपके ऊपर अपनी आपकी आजादी है, लेकिन किसी भी तरह का सिस्टम हो उसमें क्या होना चाहिए, क्रम होना चाहिए। जैसे कार्स की प्लेट होती है ना, आपने देखा होगा कि नंबर क्या होता है गाड़ी का, मोटरसाइकिल में नंबर होता है, तो वो नंबर भी एक क्रम में होता है। ऐसा नहीं है कि ए के बाद डी ही आएगा, मतलब ए के बाद बी फिर सी फिर डी आएगा, तो एक क्रम हो रहा होगा। वैसा यहाँ पर भी क्रम बनता है। फिर आ जाते हैं, जिस खाते में नाम या जमा में प्रविष्टि होनी है वो खाते को अभी आप लिखेंगे, कितनी राशि जाएगी ये भी लिखेंगे, अगर कई खाते ऐसे उसमें नाम पक्ष में प्रविष्टियां हो रही हैं वो भी लिखेंगे, और फिर उनका विवरण भी लिखेंगे। और विवरण के बाद से जो खाता बना रहा है वो दाहिने पक्ष में नीचे की तरफ अपना हस्ताक्षर करेगा, और जो उसको अनुमोदित कर रहा है वो नीचे की तरफ बाईं ओर वहां पर अपना नाम और हस्ताक्षर लिखेगा। तो ये हो गई आपकी बेसिक जानकारी जो आपको खाते से बनानी है। कोई फिक्स इसका प्रारूप है नहीं, इसलिए इसको लेकर के बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग देखेंगे कि अब हमारे पास कोई एक ऐसा उदाहरण लेकर के बात करेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग लेखांकन करना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि अब हम लोगों ने जो सोर्स डॉक्यूमेंट है उसकी बात कर ली है। सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब क्या? जिससे हम लोग सत्यापित कर पाए कि हमारे को ट्रांजैक्शन हुआ था, और साथ में हम उसको बचा करके रख पाए जब तक कि हमारा अंकेक्षण ना हो जाए हमारी फर्म का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होगा क्योंकि वहां से हम लोग अपनी लेखांकन या अपना अभिलेखन जो है एकदम स्टार्ट कर रहे होंगे। ये स्टार्टिंग हो चुकी है, लेकिन ये हमारा रिकॉर्डिंग से पहले की चीज है, समझ रहे हैं? खेलना स्टार्ट नहीं किया, खेलने से पहले का वार्म अप है एक तरह से। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।